लोगों ने अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, जिस चैप्टर का नाम था प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजर। आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए अपने अगले टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोग जो थे इसके अंदर जो प्रोडक्शन मैनेजर जो जॉब अपनी करते हैं तो उसके हवाले से हम कुछ उसके टास्क जो थे वो यहाँ पर रीड कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के टास्क होते हैं जिनको उसने यहाँ पर अचीव करना था। सबसे पहले प्लानिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस के उसने जो प्रोडक्शन है वो करनी किस तरीके के साथ, उसकी पहले प्रोडक्शन जो है उसकी सारी की सारी प्लानिंग की जाती है। सेकेंडली फिर आप लोगों को इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गाइड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था फिर उसका लेआउट डिसाइड किया जाता है कि कौन सा तरीक़ेकार जो है वो उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा, कि जिसके ज़रिए अगर हम अपनी प्रोडक्शन करें तो वो हमें सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर क्या होती है वो सूटेबल होती है। थर्ड स्टेप हमारा जो इसके अंदर आता है जो आज हम लोगों ने अपना रीड करना है, जिसका नाम है इम्प्लीमेंटिंग द प्रोडक्शन प्लान। फिर बेसिकली जो प्रोडक्शन का हम लोगों ने प्लान यहाँ पर किया होता है उस प्लान को फिजिकली हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जब किसी भी प्लान को, प्रोडक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है बाय, मेक और लीज डिसीजन, कि जो चीज़ है वो हम लोगों ने किस तरह से ख़रीदनी है। क्या उसको हम लोगों ने पैसों के ऊपर ख़रीदना है कि क्या उस चीज़ को हम उधार के ऊपर ख़रीद के लेकर आएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्रोडक्शन मैनेजर के लिए, क्योंकि सम टाइम उनके पास पैसे इतने अवेलेबल नहीं होते कि वो चीज़ को जो है वो खुद परचेज़ कर सकें। तो फिर ऐसी सूरत में वो क्या करते हैं, उस चीज़ को उधार के ऊपर ले आते हैं। और ज़ाहिर बात है जब उधार पर लिया तो आपने उसकी बाद में पेमेंट भी करनी है। ऊपर डेफिनेशन में बता रहा है, कहता है चॉइसिंग वेदर टू मैन्युफैक्चर अ नीड प्रोडक्ट। कहता है आपने इस चीज़ का फैसला करना है कि जो प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं उसके जो अंदर आप लोगों को प्रोडक्ट के अंदर जो ज़रूरत है उसको बनाने के लिए, और कंपोनेंट्स इन हाउस परचेज इट फ्रॉम एन आउटसाइडर सप्लायर और लीज इट। क्या आप लोगों ने उस सामान को ख़रीद के लेकर आना है या आप लोगों ने जो है वो उस सामान को किसी से क्या करना है, उधार के ऊपर लेना है। जब ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर फाइनल हो जाती हैं तो फिर इसमें एक मेन डिसीजन ये किया जाता है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर का, कि वो भी कौन सा ऐसा बंदा है जिससे हमें जो सामान है वो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, जिससे हमारा कस्टमर जो है वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो हमारे साथ चलेगा। तो यहाँ पर फिर सिलेक्शन ऑफ सप्लायर जो है वो भी आप लोगों ने देखना होता है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जो आपको डिफरेंट किस्म के तरीक़ों के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं जनाब आप हमसे चीज़ लें, हमारी चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है। तो ज़ाहिर बात है जिससे हमने पहले चीज़ ली होती है हमें उसका आइडिया भी होता है कि उसका जो रॉ मटेरियल था वो अच्छा भी था कि नहीं था। तो रीज़न ये है कि अगर हम थोड़ा सा अपनी चीज़ की क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे, लोगों को प्राइस ज़्यादा देंगे, चीज़ यानी कि सस्ती चीज़ लेकर आएंगे और अगलों को महंगी पूरे पैसों के ऊपर वो चीज़ दे रहे हैं और क्वालिटी में फ़र्क आएगा, तो उससे क्या होता है हमारा जो कस्टमर है ना वो मूव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर बेशुमार बैठे होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर सबसे पहले कंपेरिजन करना है कि किस बंदे से जो है वो हम लोगों को सामान जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगले नंबर पे जो हमारा पॉइंट आता है जिसका नाम है इन्वेंट्री कंट्रोल। अब जारी बात है जिससे सामान लेने के लिए जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट उसने पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्वेंट्री बेसिकली स्टॉक यानी कि रॉ मटेरियल सामान को कहा जाता है। तो कहता है कि जी उसके पास 2 तरह की यहाँ पे ये इन्वेंट्रीज होती हैं, एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री और दूसरा होता है वेंडर मैनेज इन्वेंट्री। परपेचुअल इन्वेंट्री की अगर बात की जाए तो उसके पास कुछ ना कुछ सामान होगा, वो आपको वहाँ से सामान वगैरह दे देगा, या तो वो सामान उसने मिक्स करके रखा होगा। मिक्स से मुराद यहाँ पर यह क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री की बात की जाए तो इसमें 3 तरह के सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, जिनका नाम है लाइफो, फाइफो और एवरेज कॉस्टिंग। बेसिकली ये न्यूमेरिकल रिलेटेड पॉइंट है, मैं इनके अंदर ज़्यादा नहीं जा रहा। परपेचुअल में ये होगा कि उसके पास सामान पड़ा होगा, वो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएगा जिसमें वो मेंशन करेगा कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास 100 गुड्स और मुझे ऑर्डर आया इसके अंदर 30 गुड्स का, तो वो 30 गुड्स मैंने भेजी तो रिमेनिंग स्टॉक मेरे पास जो है वो कितना रह गया। तो ये सारे का सारा जो है वो आप लोगों का परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो यहाँ पर कहलाता है, जिसमें मालिक को साथ साथ पता होता है, मैनेजर्स को साथ साथ पता होगा कि भी कितना सामान बिक गया और कितना सामान जो है वो भी हमारा बकाया। अगले नंबर पे कहता है वेंडर मैनेज इन्वेंट्री। समटाइम ऐसा होता है कि उसके अपने पास भी सामान अवेलेबल नहीं होता, तो फिर ऐसी सूरत में वो क्या करता है, वो आपको कहीं ना किसी दूसरे बंदे की तरफ रेफर कर देता है या आपको कहता है कि थोड़ी देर वेट करें, मैं भी आपको सामान जो है वो मंगवा देता हूँ। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, जिसमें उसके अपने पास नहीं होगा, वो आपको किसी ना किसी सोर्स से जो है वो राब्ता करके आपको अरेंज करके देगा। अब इसमें अगले नंबर पे जो 2 चीज़ें आती हैं इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज के दौर में बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, उनमें सबसे पहले कहता है जस्ट इन टाइम सिस्टम। जस्ट इन टाइम सिस्टम बेसिकली ये है कि यहाँ पर मैनेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं, अपने प्रॉफिट को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। इस टूल के लिए वो ये करते हैं कि जो उनके वर्कर्स होते हैं वो उनको कहते हैं कि भाई आप लोगों ने जो मटीरियल है ना वो वेस्ट नहीं करना।
उसकी वेस्टेज को कंट्रोल करें। बेसिकली ये टूल वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर जो मैनुअली काम किया जाता हो, यानी कि फ़िज़िकली जहाँ पर काम किया जा रहा है, ख़ुद वहाँ पे जो है वो बंदे काम कर रहे हैं, उस जगह के ऊपर जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है वो इसको फॉलो किया जाता है ताकि हम मटेरियल की जो वेस्टेज है ना वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। जैसे छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर जब मज़दूर काम कर रहे होते हैं तो वो फिज़िकली वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। अब इस दौरान जब वहाँ पे उन्होंने किसी भी दीवार को बनाना है, उसके ऊपर जब प्लस्तर किया जा रहा होता है तो काफ़ी सारा जो उनका मटेरियल होता है ना वो नीचे ज़मीन पर गिरता है। तो मालिक उनको यहाँ पे यही बता रहा है कि आपने जो मटेरियल है ना उसको वेस्ट नहीं करना, उसको आपने इस्तेमाल करना है। जो नीचे गिरा आप उसको भी उठाएं, उसको भी वहाँ पर क्या करें, इस्तेमाल करें। तो बेसिकली ये जस्ट इन टाइम सिस्टम आप लोगों का कहलाता है कि इस वक्त जितना भी सामान है ना आपने इसी के अंदर रहते हुए अपनी क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है। इसका जो सेकंड टूल हमारे पास आता है जिसका नाम है मटेरियल रिक्वायर्ड प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायर्ड प्लानिंग में क्या होता है कि हम कंप्यूटर बेस्ड प्लानिंग अपनी करते हैं। तो जब कंप्यूटर बेस्ड प्लानिंग की जा रही होती है तो ऐसी सूरत में कंप्यूटर हम लोगों को वहाँ पे उसके अंदर हम लोगों ने फार्मूला अपना पुट किया होता है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड हो रही है तो कंप्यूटर में जो फार्मूला होगा वो हमें उसी वक्त बता देगा कि जनाब जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रोड्यूस की है क्या वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए परफेक्ट है कि नहीं है। उसमें अगर किसी किस्म का कोई एरर है या वो मटीरियल प्रोडक्शन के लिए जो है वो आपका सूटेबल नहीं है तो कंप्यूटर जो है वो उसी वक्त उसका एरर वहाँ पर दे देगा, और एरर देने की बेस के ऊपर हमें पता चल जाता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर किस तरह की जो है वो हम लोगों से गलतियाँ हुई हैं। इसके लिए काफ़ी सारे इदारों ने अपना क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट बनाया था, क्वालिटी इंश्योर डिपार्टमेंट। वो बेसिकली प्रोडक्ट जो है उसको चेक करता है, अगर तो प्रोडक्ट ऐसी है कि उसको बेचा जा सकता है तो वो मार्केट में इन करवाते हैं, लेकिन अगर वो बेचने की कंडीशन में ना हो तो उसको फिर मार्केट के अंदर कभी भी इन नहीं करवाया जाता। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है इसका जो मैनेजर के टास्क होते हैं प्रोडक्शन के, उनका लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब फिर उसे क्या करना है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले नंबर पे तो उसने जारी बात है अपने तमाम के तमाम वर्कर्स को जो है वो हर तरह की चीज़ यहाँ पर फ्राहम करनी है ताकि वो प्रोडक्शन जो है वो ईजिली यहाँ पर कर सकें। इसके 5 स्टेप हैं प्रोडक्शन के कंट्रोलिंग के, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है प्लानिंग, फिर लिखा हुआ है रूटीनिंग, फिर लिखा हुआ है स्केजुलिंग, फिर लिखा हुआ है डिस्पैचिंग और आखिरी में क्या लिखा हुआ है, फॉलो अप। प्लानिंग में सबसे पहले नंबर पे ये प्लान किया जाता है कि जो चीज़ हम लोगों ने बनानी है वो क्या बनानी है। सबसे पहले उसके बारे में यहाँ पे ये चीज़ प्लान होती है। जैसे आपको ऊपर भी सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस होता है। तो पहले नंबर पे ये देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने प्लान बनाया क्या चीज़ उस प्लान के मुताबिक जो है वो बन रही है। उस प्लान के मुताबिक उस चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल वगैरह, उसके लिए जो मशीनरी रिक्वायर्ड है, उसके लिए जितनी हमें लेबर रिक्वायर्ड है, क्या वो हर चीज़ हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है कि नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास आती है जिसका नाम है रूटीनिंग। अब रूटीनिंग क्या है, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ वर्क को यहाँ पे कहा जाता है थ्रू आउट द फैसिलिटीज़, कि भी जितनी सहूलियत दी गई हैं क्या उन तमाम सहूलियत के अंदर रहते हुए डेली बेसिस पर इस चीज़ को चेक किया जाएगा क्या हमारा काम जो है वो पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के मुताबिक हम लोगों ने जितना रॉ मटेरियल, जितनी मशीनरी हमें रिक्वायर्ड थी वो हम लोगों ने फ्राहम किया, लेकिन अभी भी वो हमारी प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या हो रही है, वो कम पा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली आपने क्या करना होता है, अपने काम को चेक करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आता है जिसका नाम है स्केजुलिंग। अगर स्केजुलिंग की बात की जाए तो स्केजुलिंग बेसिकली टाइम टेबल बनाया जाता है जिसके मुताबिक वहाँ पर इदारे में क्या किया जाता है, काम किया जाता है। तो हर इदारे के अंदर काम करने की कोई ना कोई टाइमिंग होती है जिसके मुताबिक काम किया जाता है। कुछ इदारे हैं जहाँ पे जो है वो 12 घंटे काम होता है, कुछ इदारे हैं जहाँ पर 8 घंटे काम होता है जिसमें लेबर को थोड़ी सी रेस्ट भी दी जाती है। तो उसमें मशीनरी सारी बात है पूरा दिन चल रही होती है, मशीनरी हीटअप ना हो जाए तो उसका भी उन्होंने वो प्रॉपर उन चीज़ों का जो है वो चेक एंड बैलेंस करना होता है। तो ये सारे का सारा आपका स्केजुलिंग आ जाता है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने टाइम टेबल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं कि भी अगर हमने अपना काम जो है वो एक बंदा ये सारा काम नहीं कर सकता, शिफ्टों में काम करवाना है तो कितनी शिफ्टें हमें लगानी पड़ेंगी, 2 शिफ्टें, 3 शिफ्टें। तो वो सारे का सारा जो है वो स्केजुलिंग का यहाँ पर क्या हो जाता है, वो पार्ट बन जाता है। फिर आ जाता है जिसका नाम है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग में क्या होता है, जिस वक्त हम अपने सामान को तैयार कर लेते हैं तो तैयार करने के बाद फिर वो सामान हम लोगों ने अपना मार्केट के अंदर जो है वो इन करना होता है ताकि मार्केट में जाए और लोग उस सामान को वहाँ पर क्या कर सकें, ख़रीद सकें। उसको पैक करके दुकानों तक भिजवाना, ये सारे का सारा आप लोगों का डिस्पैचिंग का जो है वो प्रोसेस यहाँ पर आ जाता है। और आखिरी में आ जाता है फॉलो अप। फॉलो अप में बेसिकली हम ये यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाई है उस प्रोडक्ट में बनाने में किसी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म के जो है वो अगर कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को कोई इश्यूज़ क्रिएट हुए या मार्केट से लोगों को उस प्रोडक्ट को लेकर क्या रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है, तो वो सारे का सारा जो है वो आप लोगों का फॉलो अप है। और फॉलो अप की बेस के ऊपर इदारे फ्यूचर में जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है उस चीज़ को यहाँ पर चेक करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वो दोबारा तो नहीं आ रही जो पहले कंप्लेन आप लोगों के पास आई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इसके अंदर चेक की जाती है। अब अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है उसके नाम में
इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्वालिटी के ऊपर कभी भी कस्टमर जो है वो आप लोगों का अगर क्वालिटी में फ़र्क आएगा तो वो कभी भी वेट नहीं करेगा मूव होने के लिए, वो फौरी तौर पर आपकी प्रोडक्ट को क्या कर देता है, मूव कर देता है। तो इसीलिए मूव से मुराद यहाँ पर ये है कि आपकी प्रोडक्ट को छोड़कर किसी और की प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो पॉइंट आप लोगों का लिखा हुआ है वो पॉइंट क्या है, अ गुड और सर्विसेज फ्री ऑफ डेफिशिएंसीज से मुराद ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आप गुड्स दे रहे हैं अगले को, चीज़ें दे रहे हैं, या जो आप अगले को सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं, वो सर्विसेज में जितनी खामियां कम होंगी, जितनी गलतियां कम होंगी, उतना ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स आपके सामने अच्छा आएगा। अगर उस प्रोडक्ट में गलतियां बहुत ज़्यादा है तो जारी बात है आप लोगों को अगला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ वो फेस करना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है, पुअर क्वालिटी कैन अकाउंट फॉर 20% लॉस इन रेवेन्यू। कहता है फिर जो आप लोगों ने एक्सपेक्टेशंस मार्केट से लगाई होती हैं, आपको उस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उतना पैसा क्रिएट नहीं होता। एक मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर उसने आपके साथ शेयर की हुई है जिसमें वो बता रहा है, कहता है कि 20% तक जो है हम लोगों की जो प्लानिंग है उसमें हम लोगों को लॉस बेयर करना पड़ता है। लाइक जितना पैसा हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमने ₹1,00,000 का सामान तैयार किया, हम इसको 1.5 लाख में सेल आउट करेंगे तो पता चलता है कि वो सामान ₹1,00,000 में भी बिकने के लिए तैयार नहीं है। हमें हमारे लगाए हुए पैसे के ऊपर ही क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि आपकी जो क्वालिटी है ना वो बड़ी मैटर यहाँ पर करती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए वो बता रहा है, कहते हैं बेंचमार्किंग इन प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अदर फर्म बेस्ट प्रैक्टिस। कहते हैं इसके लिए फिर इदारे क्या करते हैं, इसका कोई ना कोई हल पहले से निकाल कर उन्होंने रखा होता है। डिफरेंट किस्म के लोगों को कभी भी अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट मार्केट के अंदर इन नहीं करते, हमेशा पहले एज ए सैम्पल के तौर पर लोगों को जो है वो दी जाती हैं, लोगों से उनके ओपिनियन लिए जाते हैं, उनके पास एक सोल्यूशन आ जाता है। जब लोग उसको लाइक करना शुरू कर देते हैं फिर उसको मार्केट के अंदर यहाँ पर क्या किया जाता है, इन कर दिया जाता है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो आज के दौर के अंदर जितने भी लोग हैं वो क्वालिटी, मैंने जैसे भी आपको ऊपर भी बताया कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बना हुआ है हर इदारे के अंदर, जो बेसिकली देखता है जो प्रोडक्ट बनी है क्या वो उस म्यार के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कोड करूँ, पेल वाले जो हैं उनका एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसी तरह से लिवाइस वाले जो हैं उनका एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, शर्ट एंड टाई वालों का एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो ये चेक करते हैं कि भाई अगर हम एक प्रोडक्ट की कीमत 4,000 चार्ज कर रहे हैं या 20,000 चार्ज कर रहे हैं तो क्या ये चीज़ 4,000 या 20,000 वाली है कि नहीं है। अगर ये कपड़ों वाले ब्रांड की बात करूँ तो वो ये देखेंगे कि भाई जो कपड़ा हम लोगों ने अगले को तैयार करके दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि एक धुलाई के बाद ये कपड़ा जो है इसके अंदर किसी किस्म की जान ही ना रही, ये कपड़ा बिल्कुल बेकार हो जाए, तो जारी बात है हमारा कस्टमर जो है वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास नहीं आएगा। अगर तो उनका कपड़ा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 2-4 धुलाइयाँ या 10-12 धुलाइयों के बाद भी तब भी वो वैसा ही है जैसा वो डे 1 था, तो देन आपकी तरफ लोग आएंगे और वो दूसरों को भी रेफ़र करेंगे। इसके लिए काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं ना वो आज के दौर के अंदर जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ कर रही हैं, अगर इस टूल की बात की जाए तो ये अक्सर आप लोगों को टीवी के ऊपर ऐड वगैरह के अंदर भी नज़र आता है, जिसमें स्पेशली अगर कोई आज के दौर के अंदर क्योंकि कोरोना का बहुत ज़्यादा इशू है तो उसी का एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। सैनिटाइज़र के ऊपर अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये जो सैनिटाइज़र है ये 99.9999 इस तरह लिखा होता है कि जर्म्स को किल कर देता है। इसी तरीके के साथ अगर पेस्ट वाले हैं तो वो पेस्ट वाले क्या कह रहे हैं कि अगर आप जैसे सेंसोडाइन वाले आजकल अपनी ऐड के ऊपर लगे हुए हैं कि अगर आप जो है वो रैपिड एक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो ये बड़ा फास्टली जो है वो आपका वर्क करता है। और 99.999 आप देखें उसके अंदर भी उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया हुआ है। बेसिकली ये जो वर्ड बोला गया ना 99.999, इसमें वो बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में 0.0001% डेफिशिएंसी है, बाकी 100% हमारी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है। रियलिटी में चाहे वो वैसी हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ ने अट्रैक्ट तो किया ना अगले को अपनी तरफ कि जनाब इसकी प्रोडक्ट जो है ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट है कि इन्होंने अपनी खामियां जो है वो सारी की सारी पहले ही दूर कर दी हुई हैं। तो यही चीज़ जो है वो आज के दौर के अंदर कस्टमर भी चाह रहा होता है कि जो हमें प्रोडक्ट मिले उसके अंदर खामियां कम हो और उसके एडवांटेजेस जो हैं वो हम लोगों को यहाँ पर क्या हो, ज़्यादा मिले। इसके लिए ISO जो है वो यहाँ पर बनाया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इदारा एक बनाया गया हुआ है। इस इदारे के अंदर पहले तो 146 नेशंस थी, लेकिन अब इन नेशंस की तादाद जो है वो 164 हो चुकी हुई है। पहले 146 थी, अब 164 के करीब जो है वो मोर देन 160 में नेशंस इसके अंदर आ चुकी हुई हैं। इन नेशंस में होता ये है कि यहाँ पर जितनी भी बेटा प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, हर प्रोडक्ट जो है उसको चेक करने के लिए उसके स्टैंडर्ड, उसके म्यार, उसकी जो क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए इदारा है जो आकर उसको चेक करते हैं। जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोगों ने फूड अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो खाने पीने की अशिया जो है उसको चेक करता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है जिस तरह की होनी चाहिए थी क्या ये वैसी है कि नहीं है।
तो इसी तरह से बाकी ममालिक जो है वो ISO उन्होंने यहाँ पे बनाए हुए स्टैंडर्ड्स उनके होते हैं, वो उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन चीज़ों को यहाँ पर चेक करते हैं। अगर चीज़ क्वालिटी की होगी तो वो चीज़ मार्केट के अंदर इन की जाती है, लेकिन अगर क्वालिटी की ना हो तो वो सारी की सारी चीज़ जो उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर वेस्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली ISO इदारा ही इस चीज़ का है जो आपको फैसिलिटेट करता है डिफरेंट किस्म की चीज़ों के ऊपर। अब इसकी डेफिनेशन में देखते हैं वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। कहते हैं इसका मिशन है इज़ टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट, कि हमारा मकसद एक है कि जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है ना वो मार्केट के अंदर आए, वो आपके सामने आए। टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉरपोरेट अक्रॉस नेशन बॉर्डर्स। कहते हैं फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है उन्हीं प्रोडक्ट्स को फैसिलिटेट किया जाता है और उन्हीं के लोगों की इदारों की मदद की जाती है ताकि वो इन चीज़ों को मुल्क के बाहर और अपने मुल्क के अंदर जो है वो इजीली यहाँ पर क्या कर सकें, सर्कुलेट कर सकें, लोगों को सेल आउट कर सकें। तो ये चैप्टर जो है वो बेटा हमारे यहाँ पर आकर एंड हो जाता है।